हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आज हम मेटलर्जी का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है वैसे, और ये जब आप देखते हो तो आपको ये मिलेगा यूनिट 6 जो है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, एनसीईआरटी में उस नाम से मिलेगा आपको। तो इसमें हमने 3 पार्ट पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो पहले 3 पार्ट देख लें, उसके बाद ये पार्ट आपको समझ में आएगा। रही बात कुछ बच्चे कहते हैं कि नोट्स नहीं बन रहे हैं, तो नोट्स इसी से काफ़ी है। आपको एक लीचिंग के लिए बोला गया था, लीचिंग में थोड़ा आपको बुक की हेल्प लेनी थी, बाकी नोट्स के हिसाब से ठीक ही है। इसमें मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया गया। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि मेटलर्जी में आज क्या पढ़ना है। हम बात कर रहे थे किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ओर से, तो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। पहले करना पड़ता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। वो डिपेंड करता है कि इनमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने अलग अलग 4 मेथड पढ़े, कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है। फिर हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, और तीसरा हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ से चाहे सीबीएसई हो, चाहे आपके पास सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे आपके पास एचबीएससी के यानी भिवानी बोर्ड के बच्चे हो, आपको दोनों को ही यहाँ से इंपॉर्टेंट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में। एक क्वेश्चन 100% श्योर आपका एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स है, इसमें एक और हमारा मेथड्स होता है, जो होता है हमारे पास है स्मेल्टिंग। कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों? स्मेल्टिंग। और अगर आप देखो तो कोई ऐसे भी मिला एग्जाम में मिल सकता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं इसको एक बार स्किप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ बच्चों? क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी तो हम स्मेल्टिंग ऑफ आयरन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में कौन कौन से मेथड्स हमें पढ़ने हैं? तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में सबसे पहला मेथड पढ़ना है हमने लिक्वेशन, उसके बाद पढ़ना है डिस्टिलेशन, उसके बाद पोलिंग, उसके बाद क्यूपिलेशन, बेसेमराइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जॉन रिफाइनिंग, मंस प्रोसेस एंड वैन आर्कल मेथड। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आर्क के आगे एल भी आएगा बच्चों। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ नाम, ARKEL, वैन आर्कल मेथड। अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस दूँ तो जो ग्रीन कलर में है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास जो टॉपिक है दो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए? आपके लिए रहेगा बेसेमराइजेशन। कौन सा टॉपिक रहेगा बच्चों? बेसेमराइजेशन। और कौन सा रहेगा? जॉन रिफाइनिंग। और ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? लिक्वेशन और डिस्टिलेशन। वैसे तो सभी ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा फिल्टर लगाएं यहाँ पे, तो आपको ये मेथड्स जो मैंने ग्रीन लाइन के अंदर इसको क्लोज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन भी है, और बेसेमराइजेशन है, और जॉन रिफाइनिंग है। और ये जो नीचे वाले हैं नंबर 8 और नंबर 9, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। लिक्वेशंस क्या होता है? तो अगर लिक्वेशंस की हम बात करें तो दिस प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर वोलेटाइल मेटल्स। अब आपको होगी कि वोलेटाइल मेटल्स क्या होते हैं? जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, उनको हम कौन से बोलते हैं? वोलेटाइल मेटल्स। कौन कौन से होते हैं बच्चों ये वोलेटाइल मेटल्स? आपका हो सकता है टिन हो, आपका हो सकता है कौन सा? लेड हो, और आपके पास है बिस्मिथ। टिन, लेड, बिस्मिथ। ठीक है बच्चों, टिन, लेड और बिस्मिथ, ये 3 आपके पास वोलेटाइल मेटल्स होते हैं। मेटल्स है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इम्प्योरिटीज आर रिफ्रैक्टरी नेचर। क्या कह रहा है कि मेटल्स है लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स आपका लिक्वेशन मेथड तभी लगा पाएंगी जब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। एंड इम्प्योरिटीज आर रिफ्रैक्टरी नेचर। रिफ्रैक्टरी नेचर का मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा, हाईएस्ट होगा। रिफ्रैक्टरी नेचर का मतलब क्या है? उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं क्या होगा? हाईएस्ट होगा। इसके लिए एक स्पेशल फर्नेस का यूज किया जाता है, जो कि आपके ये डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसमें एक स्लोप लगा होता है, और ये जो टॉप होता है उस टॉप पे क्या रखी जाती है बच्चों? इम्प्योर मेटल रखी जाती है। और ये जो आपका सिंबल दिखाई दे रहा है, ये किसका? हीट है। हमें हीट करना है। जैसे हीट करेंगे तो इसके अंदर मेटल भी है और इम्प्योरिटीज भी है। और हम कह रहे हैं कि इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होगा,
और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, तभी हम रिफाइनिंग के लिए लिक्वेशन मेथड का यूज करेंगे। तो मेटल्स पहले मेल्ट हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ तो अनइफेक्टेड रहेगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे ही मेल्ट आपकी टॉप ऑफ फर्नेस पे मेल्ट होगी, तो मेल्ट होकर वो लिक्विड में आएगी, और लिक्विड में आएगी तो ये स्लोप के साथ है फ्लो करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी, और धीरे धीरे किस में आ जाएगी, बीकर के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे जो टॉप ऑफ बॉटम ऑफ फर्नेस है, वहाँ पे हमने एक बिकर लगा के रखा है, और इस बिकर में हम मेटल्स को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो है वो तो आपकी कहाँ रह जाएगी, ऊपर ही रह जाएगी। इम्प्योरिटीज़ कहाँ पे रह जाएगी बच्चों, ऊपर रह जाएगी। जबकि नीचे आपके पास क्या बचेगा, ओनली क्या बचेगा इसके अंदर, प्योर मेटल बचेगा। ओनली क्या बचेगा बच्चों, प्योर मेटल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है। लिक्वेशंस किसके लिए यूज किया जाएगा, टिन, लेड और बिस्मिथ के लिए यूज किया जाएगा। ये उससे एक स्पेशल टाइप की फर्नेस होती है जिसमें एक स्लोप भी लगा होता है। टॉप पे हम इम्प्योर मेटल को रखते हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण आपकी मेटल्स जो है पहले मेल्ट होगी और मेल्ट होकर कलेक्ट हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, स्लोप के साथ फ्लो करेगी और हमें आसानी से मिल जाएगी। अगर हम इसमें देखें तो आप देखो नोट्स की कह रहे हो, तो नोट्स में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। इन दिस मेथड्स, इसमें इम्प्योर को इंक्लाइंड सरफेस पर रखते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं बच्चों, इम्प्योर को कहाँ पे रखते हैं, इंक्लाइंड सरफेस पर रखते हैं। ठीक है, तो इन दिस मेथड्स इम्प्योर मेटल्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। क्योंकि मेटल जल्दी मेल्ट होगा, बिकॉज इट इज वोलेटाइल, एंड इन दिस मेथड्स मेटल्स आर मेल्ट फर्स्टली ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए मेटल मेल्ट होकर, मेल्ट नहीं है ये, मेल्ट होकर नीचे आ जाएगा और इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं हो पाएगी। एंड देन मेटल्स मेल्ट एंड फ्लो टॉप टू बॉटम ऑन द स्लोप एंड इम्प्योरिटीज आर अनअफेक्टेड। तो इम्प्योरिटीज क्या रह जाएगी ऊपर, एंड इम्प्योरिटीज रिमेन एट द टॉप ऑफ फर्नेस। तो अब ये जो मैंने बोला इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये तो आपके क्या होंगे, नोट्स होंगे, और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा सा इसमें देखा जाए, बाबा जी का बूस्टर जो हमने इसमें देखा है क्या होगा, तो इसमें ये होता है कि आप लिक्वेशन में जो 1 नंबर का IIT JEE और नीट के अंदर क्वेश्चन आता है, वो ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी मेटल के लिए आप लिक्वेशन मेथड का यूज कर सकते हो। तो बच्चों इनके लिए आप कौन कौन से का यूज़ कर सकते हो, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह। वैसे ये जो मुस्लिम होते हैं, ये जो हिंदू होते हैं, जो भी है, मतलब यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है। तो आप एक ट्रिक बनाई है मैंने, किसी का मेरा उद्देश्य वो नहीं है। तो सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, सुनो से टिन, प्रभु से आपका PB लेड, और बिस्मिथ से बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप कहो तो शंकर पार्वती और विष्णु भी कह सकते हो, वैसे तो विष्णु होता है पर आप विष्णु बोलो ना इसको, तो शंकर पार्वती और विष्णु। ठीक, और ये प्रिंसिपल किस पे बेस है, ये उस प्रिंसिपल बेस है कि डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। अगर मेटल एंड इम्प्योरिटी के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल्स का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, किससे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ है इम्प्योरिटीज से, तभी आप ये कंसेप्ट है या ये मेथड्स आप है लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कब लगाया जाता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल्स हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। लिक्वेशन से तो आपके पास याद रहेगा कि लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। एंड इम्प्योरिटीज आर रिफ्रैक्टरी, वही बात, इम्प्योरिटीज अनअफेक्टेड रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, देखो एक हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया बच्चों, हीट किया। क्या किया बच्चों, हमने इसको हीट किया, और हीट करेंगे तो जो और इम्प्योरिटीज़ होगी, या हम कहें मेटल्स प्लस इम्प्योरिटीज़ होगी, तो मेटल्स क्या होगी, पहले वेपर बनेंगे, क्योंकि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, लो होता है। वेपर बनेंगे, वेपर बन के हम इसको अलग इकट्ठा कर लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर मेटल बनेगा। जबकि इम्प्योरिटीज़ यहीं रह जाएगी, इम्प्योरिटीज़ बॉटम में यहीं रह जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो के वेपर बनेंगे नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। ये भी समझ में आया, डिस्टिलेशन कब लगाते हैं, लिक्वेशन कब लगाते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट लो हो मेटल का, और डिस्टिलेशन कब लगाते हैं, जब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट लो हो मेटल का। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें डिस्टिलेशन के, आपके नोट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम को उठाया गया है यहाँ पे। ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स एवोपरेट इजिली एंड कन्वर्ट टू वेपर्स एंड देन वेपर ट्रेवल टू आर राइट into empty container. Since impurities have high boiling point, so they do not get converted into vapor.
प्योर मेटल इज कलेक्टेड इन ए कंटेनर इन वेपर फॉर्म एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ये जो मैंने बोला था आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आपके पास जो होता है बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो मेटल्स पहले वेपराइज होगा और उसको हम एक अलग कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज का हाई होगा तो वो आपकी कन्वर्टेड नहीं होगी वेपर के अंदर, तो प्योर मैटर को हम एक अलग कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे और इम्प्योरिटीज वहीं पे रह जाएगी। जो मैंने हिंदी में बोला वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो नोट्स बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कैसे याद करेंगे कि कौन से मेथड के लिए याद करें, तो आप ध्यान रखिए डिश, डिश में आ रहा है डिश, वैसे तो डिश टीवी याद रखेंगे और कई घरों में टाटा स्काई भी होगी, बट आप डिश नाम आ रहा है, डिश टी लेसन में क्या नाम है डिश, तो इसका मतलब डिश टीवी। और डिश टीवी में एक मूवी आएगी आपकी कौन सी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वो एक फ्रेंड पे बनी हुई है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे एक ही ग्रुप में रहते हैं। तो जिंदगी से याद रखना है क्या आपको, जिंक। क्या याद रखना है बच्चों, जिंक। और जिंक के नीचे क्या आएगा, केडियम, और केडियम के नीचे क्या आएगा, मरकरी। वो एक ही ग्रुप में रहेंगे, वो क्या रहेंगे बच्चों, एक ही ग्रुप में रहेंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, याद कर लेंगे। डिश, डिश से क्या रखेंगे, डिश टीवी, और डिश टीवी में हमारी एक मूवी चलेगी, मूवी का नाम क्या है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वो एक फ्रेंड्स पे बनी हुई मूवी है, तो आपके पास फ्रेंड्स सभी एक ही ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप के अंदर जो आएगा वो आपको ध्यान रखना है। और जिंदगी से रखना है जिंक, तो जिंक, केडियम, मरकरी के लिए आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे बच्चों, डिस्टिलेशन का। ये केवल आपको याद रखने के लिए ट्रिक करवाई जा रही है बच्चों, ताकि एक नंबर का लॉस ना हो आईआईटी के अंदर और नीट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है पोलिंग। पोलिंग में क्या होता है बच्चों, एक लार्ज कंटेनर लिया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे मतलब ब्याह शादी में होता है ना, ठीक है, एक बड़ा कंटेनर में कोई भी फूड बनाते हैं, या हम वेजिटेबल्स किसी प्रकार का कोई मिठाई तैयार करते हैं, तो एक लार्ज कंटेनर लिया जाता है। तो पोलिंग में क्या होगा, एक लार्ज कंटेनर इज टेकन, इट इज़ हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, और उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा। फ्रेशली कट ग्रीन वुडन लोग्स, ताज़ा कटे हुए वुडन लोग्स इसके अंदर हमें डालने हैं, एंड पुट इनटू दैट लार्ज कंटेनर, और उस लार्ज कंटेनर के अंदर हमें रख देना है, कंटेनिंग मोल्टन मेटल, और जिसके अंदर क्या होगा, मोल्टन मेटल होगी, एंड देन कंटिन्यूसली स्टिर्ड, और उसको हिलाते रहना है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, एक लार्ज कंटेनर लेना है, उसको हीट करना हाई टेम्परेचर पर, तो आपकी मेटल क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको एट ए टाइम, उसी टाइम कट करना है, यानी फ्रेशली कट ग्रीन वुडन लोग्स को डालना है, और लार्ज कंटेनर के अंदर जिसके अंदर मोल्टन मेटल पहले से ही है, और उसको हिलाना है। तो आपको पता है बच्चों, इनके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है, प्लांट्स के जो वुडन लोग्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन गैसेज आर रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ वुडन पोल्स विद मोल्टन मेटल। उनके आपस में रिएक्शन होने के बाद कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। दीज हाइड्रोकार्बन गैसेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड के लिए किसका काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। तो आपके पास जो ये CH4 है, ये जो हाइड्रोकार्बन मीथेन, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cu2O के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cu2O को क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं बच्चों, प्लस में नहीं पड़ा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर एंड कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड से हमने क्या बना लिया बच्चों, कॉपर बना लिया। क्या बना लिया, कॉपर। तो यहाँ पे ऑक्साइड था, CH4 की वजह से ऑक्सीजन हटा, इसका रिडक्शन हुई। रिडक्शन किसकी वजह से हुई, CH4 की वजह से हुई। CH4 के आपका हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो कुछ नहीं करना, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बड़ा सा कंटेनर लेना है और उसके अंदर इम्प्योर मेटल को डाल के हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, और हाई टेम्परेचर पर हीट करोगे तो जो उस कंटेनर के अंदर आपने जो इम्प्योर मेटल ली है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेशली कट आपको वुडन लोग्स उसके अंदर डालने हैं, और वो डालने के बाद उसको कंटिन्यूसली हिलाना है। हिलाने के कारण उनके बीच में एक रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के कारण आपका हाइड्रोकार्बन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोकार्बन गैस होगी मीथेन। और मीथेन जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी, और आपका जो मेटल ऑक्साइड है उसको मेटल में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये था आपके पास है पोलिंग। अब बात चल रही थी शादी की, कि शादी के अंदर एक बड़ा कंटेनर होता है, तो उससे हम याद रखेंगे। ठीक है, वैसे ज़्यादा खुश मत हो, आपके शादी की बात नहीं चल रही, और ना ही कोई मेरी शादी की बात चल रही। ठीक है, इनमें क्या होता है, बड़े बड़े बर्तन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसमें बड़े बड़े बर्तन होते हैं। तो शादी के अंदर जो बर्तन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, कॉपर और टिन के बने होते हैं।
किसके बने होते हैं बच्चों? कॉपर और टिन के। ऐसे ही याद करना, चाहे टिन के ना बने हो आपको याद करना पड़ेगा, कॉपर और टिन के बने होते हैं। तो कॉपर और टिन अगर मेटल्स की आप रिफाइनिंग करोगे तो आप कौन सा मेथड लगाओगे बच्चों? पॉलिंग मेथड लगाओगे। पॉलिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग कॉपर फ्रॉम क्यूप्राइट एंड टिन फ्रॉम कैसेटराइट। ठीक है, ये आपके पास यूज किया जाएगा कॉपर और टिन का यूज करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ें, याद हो गया होगा 1 नंबर में आए तो। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट आएगा पास पायरोमेटलर्जी रिफाइनिंग। पायरो का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट। पायरो का मीनिंग क्या बताया था मैंने? पायरो का मीनिंग होता है बच्चों हीट, और इसको हीट करके हम रिफाइन करेंगे। इसमें 2 आएगा, एक आएगा क्यूपलेशन और एक आएगा बेसिमराइजेशन। क्यूपलेशन और पॉलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका बेसिमराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बता चुका हूँ कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूपलेशन। क्यूपलेशन में क्या होता है? Whenever a metal is present as impurity with other noble metal, then cupellation is used. Cupellation कब यूज करेंगे बच्चों? जब आपके पास metals is present as impurity, मेटल ही इम्प्योरिटी के तौर पे होगी। देखो, मुझे मेटल का तो प्योर करना है, बट उसी मेटल प्योर के अंदर मेटल ही इम्प्योरिटी होगी, तब आपको कौन सा मेथड लगाना है? क्यूपलेशन। ठीक है, और कौन सी मेटल्स के साथ होगी? नोबल मेटल। नोबल मेटल कौन सी होती है बच्चों? जो रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन कौन नहीं करती? सिल्वर नहीं करता, गोल्ड नहीं करता, और कौन नहीं करता? कॉपर। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। कॉपर नहीं आएगा। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक कर लें, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये आपके पास क्या होती है? नोबल मेटल्स होती है। और इसके साथ कोई अदर मेटल्स है और वो एज इम्प्योरिटी के तौर पे प्रेजेंट है, जैसे लेड, तो आप क्यूपलेशन का यूज करोगे। मेटल्स इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी विद सिल्वर एंड गोल्ड। इन क्यूपलेशंस ओर्स आर ट्रीटेड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। तो आपको हाई टेम्परेचर पे क्या करना है? तो सिल्वर मेटल और है, और इसके अंदर जो लेड है वो आपकी प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, उसको आपने हीट किया हाई टेम्परेचर पर, तो ऑक्सीजन तो होगी, तो आपका जो सिल्वर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर है? सिल्वर ऑक्साइड के अंदर। और लेड ऑक्साइड हो जाएगा, लेड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर? लेड ऑक्साइड के अंदर। अब आप यहाँ पे पायरोमेटलर्जी लगा दोगे। पायरोमेटलर्जी कल बताया था कि जो नोबल मेटल्स, जो लोअर रिएक्टिविटी मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनको कुछ नहीं करना होता, उसको हीट करना होता है। उनको बच्चों क्या करना होता है? हीट करने से ही आपका ऑक्सीजन अलग हो जाता है और मेटल आपकी अलग हो जाती है। सिल्वर प्लस O2 आपके पास क्या बन जाएगी? मेटल बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पायरोमेटलर्जी लगा। अब देखिए क्यूपलेशन में किसका आपको नज़र आ रहा है? CUPEL। ठीक है, क्यूपलेशन के अंदर जैसे इसको लिखूं तो ना गलत प्रोनाउंसिएशन करें तो हम ये भी हो सकें, कपल है ना। कपल तो जानते होंगे कपल क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करें कपल की, और कपल की बात करें तो काफ़ी फेमस कपल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, और वो आपको पता होगा वो कौन रहा है? कोहली एंड अनुष्का। ठीक है, तो विराट कोहली और जो अनुष्का शर्मा है उनका एक जो शादी हुई थी, तो शादी में क्या करते हैं, ये जो गहने डाल रखे हैं इन्होंने, ये किसके बने होते हैं? सोना चांदी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सोने के बने होते हैं, या फिर किसके बने होते हैं? चांदी के। और इसके साथ प्लेटिनम भी आपको याद करना है। तो इस तरह से आप ध्यान रख लो, क्यूपलेशन के अंदर कपल आया, और कपल बहुत ही काफ़ी मतलब रैंकिंग के अंदर रहा था, बढ़िया कपल कहलाया था। कौन? जो आपकी फ़ोटो सामने दिखाई दे रही है। तो उन्होंने शादी की, तो शादी में बहुत सारे सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण इन्होंने पहने थे। तो आपको ध्यान रखना है सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, तो क्यूपलेशन में कौन कौन से मेटल के लिए यूज किया जाएगा पता चला। तो ये 1 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है बच्चों कि कौन सा मेथड कौन से मेटल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम बेसिमराइजेशन की। किसकी बात करें? बेसिमराइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोसेस यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट। जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉपर पायराइट से, तब यूज करते हैं बेसिमराइजेशन का। इन केस ऑफ कॉपर आयरन इज मेन इम्प्योरिटी। इसके अंदर इम्प्योरिटीज कौन सी होती है? आयरन कैन जो आती है आयरन, वो आपकी मेन इम्प्योरिटीज होती है। और मोल्टन मेट किसको बोलते हैं? ये जो मिक्सचर है बच्चों, किसका? कॉपर सल्फाइड का, वैसे तो क्यूप्रस सल्फाइड है ये, क्यूप्रस सल्फाइड का और FeS, ये जो मिक्सचर है ये क्या कहलाता है बच्चों? मोल्टन मेट कहलाता है। इसको आपको क्या करना है? इसमें जो आपका पहले हीट करोगे तो क्या करोगे? CO2 को ऑक्सीजन में जलाया तो क्या मिला? ये दोनों ऑक्साइड हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और सल्फर के ऑक्सीजन में SO2 में। इसी प्रकार FeS भी FeO और SO2 में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास क्या करेंगे? ये जो CO2 वो है, ये बचे हुए CU2S के साथ रिएक्शन करेगा, और
ये बनेगा Cu प्लस SO2। ये जो कॉपर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ब्लिस्टर या फिर ब्लिस्टर कॉपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉपर ब्लिस्टर या फिर ब्लिस्टर कॉपर। ये क्या होता है ये हम आगे चर्चा करेंगे। ये देखो खुद नहीं इसको कर दिया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट खुद ही और काम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन। और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ थी आयरन की, वो आपकी आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, वो सिलिका के साथ रिएक्शन करेगी और वो क्या बना लेगी, स्लैग बना लेगी। क्या बना लेगी बच्चों, स्लैग बना लेगी। अगर हम बात करें तो ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है, और ये मेटल की इम्प्योरिटीज़ है, ये कौन सी है, बेसिक इम्प्योरिटी। और बेसिक इम्प्योरिटी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एसिडिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बच्चों, एसिडिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे। तो ये काम कर रहा है एसिडिक फ्लक्स का, और ये जो बना वो क्या बना बच्चों, आपके पास है स्लैग बना। क्या बना बच्चों, स्लैग। स्लैग आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्लैग जो होता है वो हल्का होता है, फ्लोट करता है मोल्टन मेटल के ऊपर। तो स्लैग इज कलेक्टेड आउट, उसको हम इकट्ठा करके क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे बच्चों। तो ये था बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन किसके लिए यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट। और इसके अंदर जो आयरन होता है वो आपकी इंप्योरिटीज होती है, और ये जो आपका Cu2S और FeS का मिक्सर होता है इसको बोलते हैं कॉपरमेट। क्या बोलते हैं, कॉपरमेट। इनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो Cu2S तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, Cu2O यानी कॉपर के ऑक्साइड के अंदर और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। वैसे ही FeS भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन के ऑक्साइड के अंदर और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। अब जो आपका कॉपर का ऑक्साइड बना वो आपका Cu2S के साथ रिएक्शन करके सेल्फ रिडक्शन कर जाएगा, यानी खुद ही रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर के अंदर। और जो आपका आयरन जो इम्प्योरिटीज थी और उससे जो आयरन का ऑक्साइड बना वो सिलिका यानी SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा और आयरन सिलिकेट बना लेगा, यानी स्लैग बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, स्लैग। और स्लैग जो है वो फ्लोट करेगा और उसको हम अलग कंटेनर के अंदर क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें बेसेमराइजेशन में, इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम बाद में स्टडी करेंगे, जैसे हम स्मेल्टिंग ऑफ आयरन भी बाद में स्टडी करने वाले हैं। जोन रिफाइनिंग को देख लेते हैं। और जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, सेमीकंडक्टर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, सेमीकंडक्टर के लिए यूज किया जाता है। जोन रिफाइनिंग क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट देन सॉलिड स्टेट। आपको ध्यान रखना है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐसी है जो आपके पास मोल्टन स्टेट के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, तो हमने क्या किया, ये इम्प्योर मेटल रोड ली। क्या ली बच्चों, इम्प्योर मेटल रोड ली। और इस पर ये जो मैंने दिखा रखा है ये कि आपके पास सर्कुलर हीटर है, और जैसे ही सर्कुलर हीटर से इसको हीट करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे पार्ट जो है वो मेल्ट होना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो जो साइड में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी वो यहाँ आ जाएगी। फिर थोड़े टाइम के बाद हीटर को यहाँ ले आएंगे, फिर हीटर को यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ पे ले आएंगे। सर्कुलर हीटर है जो कि मूवेबल है, और लास्ट में हम एक तरफ ले आएंगे। तो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ जो है वो इस एंड पे क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। लास्ट में इस एंड को हम क्या कर देंगे बच्चों, कट कर देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हमारे पास किसका मिलेगा, प्योर मेटल रोड मिलेगा। ठीक है, तो ये तब लगाना है जब आपकी इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबल हो मोल्टन स्टेट के अंदर एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट के अंदर। और इसमें एक सर्कुलेटर होता है और वो हीट करता है, मेल्ट करता है। मेल्ट करने से इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबल हो जाती है, वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। फिर हम धीरे धीरे पूरी रोड पे इसको हीट को सॉरी इस हीटर को मूव करवाते रहते हैं, तब तक करवाते रहते हैं जब तक सारी इम्प्योरिटीज आपकी सोल्यूबल है ना हो जाए। और ये सारी एक एंड पे रोड के इकट्ठी हो जाएगी। लास्ट में जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज कलेक्ट हुई है, इकट्ठी हुई है, वो एंड हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और बचा हुआ पार्ट हमें किसका मिलेगा, प्योर मेटल रोड का मिलेगा। जोन रिफाइनिंग में आप फिर से नोट्स के लिए आपके लिए बता देता हूँ। When heater starts move from one end of impure metal rod, then that part close to heater gets converted into molten state. Since we know impurities are more soluble in molten state, so the impurities which are closer to the molten metal moves toward the molten metal. We know heater is movable, so it starts from one end and move till the end. As the heater moves, the molten part also change the position with heater, and so the impurities also move along molten metal part. तो ये आपके नोट्स के लिए बेस्ट रहेगा। तो आप यहाँ से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को पॉज करके आप साथ के साथ क्या बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है बच्चों। अगर हम बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्लैंक पेज है ना। ब्लैंक पेज किस लिए, ये देखिए हम जो दो मेथड करने जा रहे हैं, जो मंस प्रोसेस है और वेन आर्कल मेथड है, वो आपको ध्यान रखना है। वो आपका एक वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड है। कौन सा मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड है। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे काम करना है, ठीक है।
वहाँ पे नाम नहीं था, लास्ट में ध्यान रखना। जो मैं मन्स प्रोसेस और वेन आर्कल मेथड करा रहा हूँ वो आपके कौन से हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड से। कौन से मेथड से बच्चों, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, इम्प्योर मेटल लेते हैं। और उस इम्प्योर मेटल को, ये नोट्स में जरूर डाल देना, इम्प्योर मेटल को एक स्टेबल रीजेंट के साथ, किसके साथ बच्चों, एक स्टेबल रीजेंट के साथ है रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, स्टेबल रीजेंट के साथ, लोअर टेम्परेचर पे। लोअर टेम्परेचर कैसा होगा अभी बताता हूँ आपको। लोअर टेम्परेचर, तो आपके पास एक कंपाउंड बनेगा, और वो कंपाउंड क्या बनेगा, वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा बच्चों। कौन सा कंपाउंड बनेगा, वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। और जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है, जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है वो क्या होता है आपके पास है, वेपर फॉर्म में जल्दी बनता है, यानी उसके वेपर जल्दी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर, जो हमारे पास वोलेटाइल कंपाउंड है, कौन सा बच्चों, वोलेटाइल कंपाउंड है, उसको हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। यानी जो सेकंड स्टेप के अंदर जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो ज़्यादा होता है, और फर्स्ट स्टेप में जो टेम्परेचर लेते हैं वो कम होता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर का मतलब ये था कि सेकंड स्टेप की बजाय कंपेयर में फर्स्ट में लो होगा। हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा बच्चों। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में आपको दो मेथड से होकर, दो स्टेप से होकर गुजरना है। पहला स्टेप क्या होगा, इम्प्योर मेटल को एक स्टेबल रीजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे लोअर टेम्परेचर पे, और लोअर टेम्परेचर का मतलब है सेकंड स्टेप में जब हम टेम्परेचर लेने वाले हैं उसकी कंपेरिजन में ये कम होगा, उससे हमें वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। और सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर फीड करेंगे, देन वी गेट द प्योर मेटल्स। तो ये जो मैंने दो स्टेप लिखी इसको आप सेंटेंस में भी लिख लेना वन बाय वन, और जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया वैसे भी आप रिएक्शन में भी लिखना है। ठीक है, तो ये भी नोट्स के अंदर डालना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मन्स प्रोसेस। मन्स प्रोसेस से कैसे याद करेंगे हम, पहले देख लेते चलो क्या होता है। दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर निकल, किसके लिए यूज किया जाएगा भाई, निकल के लिए यूज किया जाएगा। याद रखें, बहुत बार पूछा जा सकता है निकल की रिफाइनिंग के लिए कौन से मेथड यूज किया जाता है, नीचे 4 मेथड मिलेंगे, या मन्स प्रोसेस यूज्ड फॉर, नीचे 4 मेटल दी होगी, आपसे पूछ लेगा, एक क्वेश्चन पक्का आना है आपका। ठीक, निकल रिएक्ट विद स्टेबल रिजेंट CO। पहले निकल की, ये फर्स्ट स्टेप है, निकल की CO के साथ रिएक्शन करवाएगी और क्या बनाएगा, NiCO4, और ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया जो कि वोलेटाइल कंपाउंड है। कैसा है बच्चों, वोलेटाइल। आप इसकी नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले करवा दिया। और वो क्या बनेगा, NiCO4 बनेगा जो कि वोलेटाइल कंपाउंड है। विच ऑन फर्दर हीटिंग, जिसको हम और हीट करेंगे तो वो क्या देगा आपको, प्योर मेटल देगा। क्या देगा बच्चों, प्योर मेटल। ये जो फर्स्ट स्टेप में होता है वो 350 केल्विन के आसपास होता है, और जो सेकंड स्टेप के अंदर होता है वो 450 से लेकर 475 केल्विन के अंदर होता है। तो आपके अलग अलग हो जाएंगे, निकल मिल जाएगी और CO मिल जाएगा, अलग हो जाएगा। निकल जो होगी वो आपके पास क्या होगी, प्योर स्टेट के अंदर। अब अगर इसको भी गलत प्रोनाउंसिएशन करें हम, मन्स प्रोसेस को देखें, मोन है ना, MON मोन, और मोन से क्या ध्यान रखना है बच्चों, मोनिका। क्या ध्यान रखना है, मोनिका। ठीक है, और या फिर आपके पास एक बिस्किट आता है मोनिको, मोनिको जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप याद कर सकते हो, मोनिका या मोनिको। ठीक है, इसमें MO है वो तो मन्स प्रोसेस होगा, और NI होगा वो निकल होगा, और CO आपका रीजेंट होगा। तो तीनों चीज़ें याद हो जाएगी बच्चों कि मन्स प्रोसेस यानी मोन से आप ध्यान रखेंगे मोनिका, और मोनिका में आपको पता है कि निकल मेथड के लिए आपको यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और CO से आपको क्या ध्यान रखना है, CO आपका एक रीजेंट है जो कि उसको वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेन आर्कल मेथड। वेन आर्कल मेथड जो है वो जिर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है। जहाँ टाइटेनियम वहाँ जिर्कोनियम कर देना, सेम रहेगा। स्टेबल रीजेंट कौन होता है इसके अंदर बच्चों, आयोडीन होता है। स्टेबल रीजेंट कौन सा होता है, आयोडीन, जो कि TiI4 बनाएगा, नहीं तो जिर्कोनियम लोगे तो ZrI4 बना देगा, जो कि वोलेटाइल कंपाउंड होगा। जिसको हम फर्दर हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। टाइटेनियम को हीट करेंगे बच्चों आयोडीन के साथ, ठीक है, बैलेंस कर लेना इस क्वेश्चन को, 800 केल्विन पे हीट करेंगे, 2 लगा दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगी, TiI4 मिलेगा। और जो TiI4 मिलेगा ये वोलेटाइल होगा, और इसको हम हीट करेंगे ओवर एक टंगस्टन फिलामेंट। किस पे बच्चों, टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट जो बल्ब के अंदर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 2000 केल्विन पे हीट करेंगे उसको, 2000 केल्विन पे हीट करेंगे। लिख लेना ये चीज़ जो आपकी स्लाइड में नहीं दिख रही है, मैं मार्कर से जो लिख रहा हूँ आपको डालनी है। लगभग 800 केल्विन या 870 केल्विन आपका टेम्परेचर होगा, इस पर हीट करेंगे। और सेकंड स्टेप के अंदर हम
टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर हीट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, टाइटेनियम आपकी प्योर मिलेगा। ये जो टाइटेनियम मिलेगा वो बच्चों कैसा मिलेगा, प्योर, और जो पहले टाइटेनियम था वो कैसा था आपका, इम्प्योर। वैसे जिरकोनियम को आपको क्या कर सकते हो, प्योर कर सकते हो। रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करें तो इसमें हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, हमने लिक्वेशन मेथड पढ़ा, हमने डिस्टिलेशन पढ़ा, हमने पोलिंग पढ़ा, क्यूपलेशन पढ़ा, बेसेमराइजेशन पढ़ा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बाद में पढ़ेंगे, जोन रिफाइनिंग पढ़ा, मंस प्रोसेस पढ़ा और वैन आर्कल मेथड पढ़ा। ठीक है, लिक्वेशन से आपको क्या याद आता है बच्चों, लिक्वेशन से आपको याद आता है लिक्विड का, किसका याद आता है बच्चों, लिक्विड का। और लिक्विड में आपके पास सबसे पहले नाम आएगा वाटर का, और जब आपके पास वाटर की कमी हो, बरसात नहीं हो रही हो, तो आप अपने आप प्रभु को याद करते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना था कि सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, इनके लिए यूज किया जाता है। और ये तब यूज किया जाता है जब आपके पास मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिस्टिलेशन में क्या आता है, डिश टीवी आती है, और डिश टीवी एक मूवी आती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जिंदगी से याद रखेंगे जिंक, और वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वो एक फ्रेंड्स पे बनी हुई मूवी है। फ्रेंड्स एक ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप में कौन कौन रहता है यहाँ पे, जिंक, कैडमियम और मरकरी रहता है। और ये तब यूज किया जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का लो होता है, इम्प्योरिटीज का हाई होता है। बॉइलिंग में शादी के बर्तन जो होते हैं वो टिन और लेड के बने होते हैं, किसके बने होते हैं बच्चों, सॉरी कॉपर और टिन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कॉपर और टिन के बने होते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा था, पॉलिंग। क्यूपुलेशन में आपके पास क्या आता है, कपल आता है, और कपल बेस्ट कौन था, विराट कोहली और अनुष्का का जो बेस्ट जोड़ी थी कपल के फॉर्म में। तो उन्होंने शादी की, तब तो आभूषण किस किस के बनेंगे, आपको पता है, सोना के भी होंगे, कुछ चांदी के भी होंगे, और प्लेटिनम के भी, आप ध्यान रख सकते हैं। प्लेटिनम कहते हैं ना बहुत महंगा होता है, तो इनके पास बहुत पैसे थे। ठीक है, इन्होंने प्लेटिनम के क्या बना लिए, आभूषण बना ली, ऐसे याद रखो। बेसेमाइजेशन में क्या होता है, आपके पास कॉपर को अलग करते हैं, कॉपर को, इसमें क्या था आपका, एक कॉपर मेट था, Cu2S और Fe का मिक्सर कहलाता था। और इसमें क्या करते थे हम, Cu2S को हीट करते थे तो Cu2O में SO2 में कन्वर्ट हो जाता था, FeS भी FeO और SO2 में कन्वर्ट हो जाता था। FeO जो आपकी इम्प्योरिटीज़ थी वो फ्लेक्स के साथ रिएक्शन करेगी SiO2 के साथ, और स्लैग बना लेगा FeSiO3। और जो Cu2 है वो Cu2 के साथ रिएक्शन करके ऑटो रिड्यूस हो जाएगा कॉपर के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या नहीं हमने पढ़ा, फिर कौन सा, जॉन रिफाइनिंग, कौन सा पढ़ा बच्चों, जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग आपके सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है। फिर ये दो मेथड थे वेपर फेज रिफाइनिंग के, मोनिका के लिए आप निकल याद रखोगे, और वेन आर्कल मेथड याद करना जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। तो ये आपके पास थोड़ा सा मैंने समराइज भी करवा दिया कि आज हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, क्या क्या किया। तो आज के लिए इतना ही, आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।